नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है एक तीर तीन निशाने। जयपुर में आरएलपी की छात्र अधिकार हुंकार रैली में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाने साधे हैं। साथ ही सचिन पायलट को जमकर कोसा। बेनीवाल ने कहा, पायलट कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े फौजमार कप्तान बन गए हैं। बेनीवाल ने छात्र संघ चुनाव के बहाने युवाओं को साधने की कोशिश की है। तो वहीं केंद्र की सरकार से लेकर राजस्थान की सरकार पर भी हनुमान बेनीवाल ने कई वार किए। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि कुछ दिनों पहले ही पायलट की सराहना करते नहीं थकते हनुमान बेनीवाल। अब पायलट पर तीर चलाकर के आखिरकार कितने निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों, और इसी मुद्दे को लेकर आज करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनावी वार, आरएलपी की हुंकार। छात्र संघ चुनाव के बहाने युवाओं को साधने की कोशिश। ये मुद्दा है छात्रों का, इसलिए हम चाहते थे कि छात्र नेता मंच पर रहे और हम देश में रहे। और ये झंडा भी मैंने इसलिए दिया कि अगर ये झंडा मैं नहीं देता ना तो बच्चों को रैली नहीं करने देते। पहले बीजेपी पर वार, फिर पायलट पर तंज। हनुमान बेनीवाल के निशाने पर बीजेपी कांग्रेस। तो मैं तो तैयार बैठा हूं ना, मैं तो सुन ही रहा हूं। एक महीना जब नड्डा और गहलोत अपनी पार्टी के वोट मांग रहे हैं, मैं इन बच्चों को चुनाव के लिए लड़ रहा हूं। 100% लड़ूंगा, प्रयास करूंगा, चुनाव की घोषणा करा के ही दम लूंगा। एक तीर तीन निशाने। तो हनुमान बेनीवाल ने केंद्र की सरकार से लगाकर के राजस्थान की सरकार और साथ साथ सचिन पायलट तक सबको निशाने पर लिया, अपनी बात कही और यह भी संकेत दे दिए कि आने वाले चुनाव के बाद आरएलपी तीसरे मोर्चे के तौर पर, तीसरी शक्ति के तौर पर राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी यह तय करेंगी। और हनुमान बेनीवाल कई दिनों से पहले ही इस बात को लेकर के चर्चाओं में रहे कि आखिरकार आरएलपी इस बार के चुनाव में किसके साथ जाएगी। लेकिन यह संकेत भी दिखाई दिए हनुमान बेनीवाल कि वे चुनाव के बाद ही किसी के साथ जाने की बात करेंगे, लेकिन चुनाव अकेले लड़ेंगे। क्या वाकई हनुमान बेनीवाल को किसी साथी की जरूरत है? हनुमान बेनीवाल अगर पायलट पर निशाना साध दें तो राजनीतिक लाभ क्या है? राजस्थान के परिदृश्य में इसे लेकर के कितने सवाल हैं और इन सवालों के पीछे की राजनीति क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज की चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विकास बारट हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, पीसीसी के महासचिव हैं। राजपाल चौधरी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरएलपी के। और हमारे साथ आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर। इससे पहले जब पिछले लोकसभा चुनाव की बात थी, हनुमान बेनीवाल को लेकर के कयास कांग्रेस बीजेपी चारों तरफ से लगाए जा रहे थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल गए बीजेपी की तरफ और बीजेपी के साथ मिलकर के सांसदी का चुनाव हनुमान बेनीवाल ने जीता। लेकिन आज जब हनुमान बेनीवाल मंच पर थे, उन्होंने ये कहा कि वे बीजेपी और कांग्रेस दोनों किसी को हितों को प्रावधान नहीं देते हैं, वे सीधे तौर पर मतदाता की बात करेंगे। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर क्या सबसे बड़ा सवाल है कि हनुमान बेनीवाल एक तीर से कितने निशाने साध रहे हैं और क्या इनके मायने हैं। विकास बारट साहब, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे और बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर कैसे आप हनुमान बेनीवाल के आरोपों को देख रहे हैं? लगातार वे कांग्रेस पार्टी पर तो निशाना साध ही रहे हैं, आप पर भी एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है मुख्यमंत्री को अपने से बड़ा नेता जो है वो बता रहे हैं राजस्थान में। यह भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत मिले हुए राजस्थान में, इसलिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी को, आरएलपी को चुन के लाई। जी, आपका रिएक्शन विकास बारट। देखिए हेमंत जी, हनुमान बेनीवाल जी अपने इन्हीं प्रकार के बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके बयानों की गंभीरता को न तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता इसमें कोई विशेष गंभीरता देख पाती है। उनके लिए ऐसे बयान देना बिल्कुल आम सी बात है। बाकी आप भी जानते हैं कि उनको भाजपा की टिकट पर ही वो सबसे पहले विधायक बने, उसके बाद जो भी वो अपनी ये टीम जो सो कॉल्ड गठित कर पाए, शायद कहीं ना कहीं वहीं से उसके बाद वो सांसद भी पहुंचे तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की वजह से वहां पहुंचे। और जहां तक रहा सवाल आज की रैली का, तो वो एक कंप्लीट फ्लॉप शो था। हालांकि उस रैली का छात्रों के हितों से कहीं सरोकार भी नहीं था।
वो अपना ही कांटा निकालने के लिए उन्होंने एक ये छात्रों का बहाना लेकर राजनीति करने के लिए जो रैली करी, वो भी कंप्लीट राजस्थान के छात्रों ने उसको सिरे से नकारा। और वहां पर देखिए, जैसा कि आपने भी उसका वीडियो देखा होगा रैली का, और अगर आपने नहीं देखा तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि कंप्लीट एक तरीके से, पूरे तरीके से छात्रों ने इसको नकारा। और जो बातें उन्होंने वहां करी है, तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, झलको राजस्थान नाम के किसी चैनल पे उनका इंटरव्यू में कुछ दिन पहले देख रहा था, जिसमें उन्होंने अपने साथ के लोगों को किस तरीके से डिस्क्राइब किया। तो छात्रों का विशेष हत उन्होंने कभी किया हो ऐसा भी नहीं। और रही बात मोदी जी की, तो देखिए वो किसी से भी तुलना कर सकते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री और एक सांसद का क्या कंपैरिजन होना चाहिए, ये आप भी भली भांति समझते हैं, आपके दर्शक भी भली भांति समझते हैं, प्रदेश की जनता भी भली भांति समझती है। मैं नहीं समझता कि इस बात पर कोई प्रतिक्रिया बनती भी है। जी है। तो कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचारी है, और किसान का बेटा जब लोगों के बीच में है तो जनता उसे चुने। स्वर्णिम चतुर्वेदी, हनुमान बेनीवाल को लेकर के कयास लगातार पिछले 3-4 दिनों से लग रहे थे कि वे कांग्रेस के साथ आएंगे गठबंधन को लेकर के, हालांकि कोई आधिकारिक तौर पर बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्वर्णिम चतुर्वेदी, आज उन्होंने जो कहा, सचिन पायलट को निशाने पर लिया, अशोक गहलोत को निशाने पर लिया, पायलट को तो ये तक कह दिया कि वे सबसे बड़े अपनी पार्टी के फौजमार कप्तान बन गए हैं सचिन पायलट, उनकी कोई औकात नहीं है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। देखिए हेमंत जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कौन नेता है, कौन बड़ा नेता है, ये सारी चीज़ें जनता तय करती है और जनता तय करेगी। आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस के सारे तमाम नेता जिनके ये बात कर रहे हैं वो पूरे देश भर के नेता हैं, देश में उनको माना जाता है और पूरे देश में उनकी फॉलोइंग है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह की बात करने से पहले जब चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव में पहले ये बताते हैं कि उनका रोड मैप क्या है, क्या काम वो कर चुके हैं अब तक और क्या काम आगे करने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी स्टाइल है और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में 2 ही चीज़ों पर चुनाव होंगे। एक मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार है जो महंगाई देती है और एक तरफ अशोक गहलोत सरकार है जो महंगाई से बचाती है, राहत देती है। एक तरफ मोदी सरकार है जो बेरोजगारी बढ़ा रही है और एक तरफ मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लेकर के राजस्थान सरकार यहाँ की जनता को रोजगार दे रही है। तो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चुनाव होगा। इन मुद्दों को सुनना चाहती है जनता, इन मुद्दों पर बात करना चाहती है और इन मुद्दों को ही आज जनता चर्चा कर रही है। गुलाबी डायरी में जो 10 गारंटियां मिली और जो हमारी इंप्लीमेंट हो चुकी है स्कीम, उनको लेकर के चर्चा है। इस तरह की ये चर्चाएं अब यहाँ पे समाप्त हो चुकी हैं, इनका ना कोई स्थान है ना कोई बात है। रही बात आगे की राजस्थान में कांग्रेस सबसे बड़ी शक्ति है। स्वर्णिम जी, उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया। एक तो उन्होंने कहा कि पायलट के कहने से आज एक कांस्टेबल नहीं हटता। दूसरा उन्होंने कहा कि सचिन पायलट उन्हें फोन करते थे, कहते थे कि जब वे मुख्यमंत्री बनने कगार पर हैं उनका साथ दें, और उन्होंने कहा मैंने 2 बार उनका साथ दिया है। इसके मायने क्या निकाले जाएं, बताइए। देखिए हेमंत जी, मैं तो आपको एक बात कहता हूं कि राजस्थान में उन्होंने खुद ने तय कर दिया कि पहले 2 में तो वो नहीं है, तो सरकार तो जो पहले नंबर पे कांग्रेस है वही बनाएगी। दूसरी चीज, जो उन्होंने कोई व्यक्तिगत बात कही है, उस व्यक्तिगत बातों का तो जवाब जो है निश्चित रूप से सामने आ जाएगा थोड़े समय में। पार्टी को लेकर के जो बातें हुई हैं उसको मैं बता देता हूं आपको कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 है, आने वाले चुनावों में नंबर 1 रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता में आज कांग्रेस पार्टी को लेकर के जोश है। कांग्रेस की सरकार की जो नीतियां, जनकल्याणकारी नीतियां हैं, उनको लेकर के उत्साह है और समर्थन बढ़ा है कांग्रेस का। हाँ, यह बात सही है, मैं एक बात से सहमत हूं बीजेपी के हमारे प्रवक्ता से। मुझे आज कहीं भी जो आज रैली थी आरएलपी की, उस रैली में कहीं ना तो जोश नजर आया, ना जनता नजर आई, सीरियस नहीं लेते हनुमान बेनीवाल को, कोई समर्थन भी नजर नहीं आया। और अगर चुनाव परिणाम के बाद भी कहीं साथ नहीं जाएंगे, ये तय है। देखिए, मैं तो आपको एक चीज कह रहा हूं, हम तो राजस्थान के एक एक व्यक्ति को सीरियसली लेते हैं, एक एक बात को सीरियसली लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस है और जो जनता है, जनता को जो सीरियसली लेगा, जनता के मन को जो सीरियसली लेगा, वो जनता के दिलों पर राज करेगा। और ये बात सब नेताओं को समझनी चाहिए। और हम लोग आशुतोष जी, आप कैसे देख पा रहे हैं हनुमान बेनीवाल के बयानों को खासतौर पर, और जब वे निशाना साध रहे हैं वसुंधरा राजे पर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर, क्या एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश में है हनुमान बेनीवाल? बिल्कुल हेमंत जी, देखिए हनुमान बेनीवाल जी तो कई शिकार करना चाहते हैं। आप 3 शिकारों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हनुमान बेनीवाल जी की तो महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हैं कि वो एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। लेकिन हमको यहाँ यह भी देखना पड़ेगा कि जिस जाट समाज को वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके ऊपर से उस समाज का नेता होने का तमगा अभी नहीं हट पा रहा है।
हनुमान बेनीवाल के साथ में जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि एक जाट नेता के तौर पर तो उनकी चर्चा होती है, लेकिन प्रदेश के नेता के तौर पर उनकी चर्चा अभी नहीं होती है। उनको जरूरत है अभी खुद को राजस्थान की राजनीति में एक नेता के तौर पर स्थापित होने की, न कि जाट नेता के तौर पर स्थापित होने की। क्योंकि आज की जिस तरह की रैली उनकी जयपुर में हुई, जिस तरह की खाली कुर्सियां बयां कर रही थी कि वो जितने बड़े बड़े दावे करते हैं उनकी असलियत क्या है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यह दो दलीय व्यवस्था ही मुझे लग रहा है कि पहले से है और आगने वाले चुनाव में भी यही दोनों राजनीतिक दल एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल को पिछले बार के कंपैरेटिवली कुछ फायदा हो, लेकिन वो इतना फायदा नहीं होगा कि वह सरकार बनाने या बिगाड़ने के गणित तक पहुंच पाएंगे। हेमंत, ठीक है, लेकिन आपने एक बात कही कि सिर्फ जाट नेता के तौर पर चर्चा होती है। मैं ये सोच रहा था कि उनके अलग अलग जातियों के विधायक हैं उनकी पार्टी में, जनता ने उनको समर्थन दिया है, आशुतोष जी, लेकिन इसका ज्यादा जवाब तो राजपाल चौधरी देंगे। राजपाल जी बोलिए, स्वागत है आपका जी। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है, इनको हमेशा सत्ता की तरफ रुख रहता है, इनका हमेशा इनको कुर्सी दिखाई देती है, इनको कोई प्रदेश की जनता से मतलब नहीं है। ये और जी आरोप लगाते हैं कि जाट नेता, मैं इनको बताना चाहता हूं कि पहली बार हमारी पार्टी के जो विधायक है, जो मेघवाल समाज से आते हैं, माननीय पुखराज जी गर्ग जो गोपालगढ़ से विधायक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक है, जिसमें से 2 शेड्यूल कास्ट के हैं, इंदिरा देवी बावरी। अगर बताइए आज तक इन पार्टियों ने बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं ये, इन्होंने कभी किसी शेड्यूल कास्ट से आने वाले को प्रदेश अध्यक्ष बनाया? कभी ये नहीं करेंगे। रही बात निशाने लगाने की, हनुमान बेनीवाल जी की हमेशा मंशा स्पष्ट है, उनका निशाना क्लियर है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। ऐसे प्रदेश के एक ऐसे दौर के अंदर जहां सब नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं, अपने वोट बटोरने में लगे हुए हैं, माननीय सम्मानीय हनुमान बेनीवाल जी को इस प्रदेश के जो छात्र है उनकी चिंता है। मैं बताना चाहता हूं, ये जो कुछ तथाकथित जो आपके यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, वो जो दिखा रहे थे रैली, अगर आपकी इजाजत हो तो अभी जो रैली का दृश्य है, इस टाइम में तथाकथित नहीं हो, प्रवक्ता है बाकायदा। सुनिए ना राजपाल जी, और मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल यह है राजपाल चौधरी जी, मेरा सवाल यह है कि कुछ दिन पहले तक हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट की तारीफों के कसीदे पढ़ते थे, उनकी तारीफें करते थकते नहीं थे, और आज सचिन पायलट में इतनी सारी बुराइयां हनुमान बेनीवाल को क्या इसलिए नजर आ रही है कि हनुमान बेनीवाल के कहने पर पायलट उनके साथ नहीं गए? देखिए हनुमान बेनीवाल जी ने हमेशा सचिन पायलट का फेवर किया। जब 2018 के अंदर गवर्नमेंट बनी तो हनुमान जी ने बोला था कि अगर कोई किसान परिवार से निकला हुआ अगर कोई सीएम बनता है तो हम उनके साथ में हैं। तो आज क्यों कहा कि पायलट जो लोगों को यूज करते हैं, फेंक देते हैं, गुमराह कर रहे हैं प्रदेश की जनता को? बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। जब सचिन पायलट खुद आरोप लगाते थे, अभी इनकी मीटिंग हुई, इनको कहीं ना कहीं लालच दे दिया, अभी आपको 30-40 सीटें दे देंगे, तो ये बढ़ाई करने लगे कि कोई गहलोत गुट नहीं है, कोई पायलट गुट नहीं है, कांग्रेस एक है। आप देखिए, अगर 1 महीने पहले जाइए, क्या समीकरण थे। सचिन पायलट जब खुद कहते थे और सीएम इनको नकारा निकम्मा बोलते थे। लेकिन राजपाल चौधरी, इसीलिए बीजेपी कांग्रेस आपके नेता के लिए कहते हैं कि उनका कोई स्टैंड नहीं है। कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, फिर बीजेपी की बुराई करते हैं, कभी सचिन पायलट की जो है उनकी तारीफ करते हैं, फिर उनकी बुराई करते हैं, कोई स्टैंड नहीं है। जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बिल्कुल कहा था, रिकॉर्डेड बयान है, कि ये नकारा है, निकम्मा है। और सचिन पायलट जी ने आरोप लगाया था कि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। उनके विधायकों ने आरोप लगाया था कि हमारे काम नहीं होते। अगर माननीय हनुमान जी के ये बातें हैं कि उनके अगर बयानों की कोई वैल्यू नहीं है, तो नहीं, आप बीजेपी के साथ गए थे कि नहीं गए थे? चौधरी जी, आप बीजेपी के साथ गए थे, तब तो आप बीजेपी की बुराई नहीं कर रहे थे। आज आप प्रधानमंत्री की भी बुराई करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी बुराई करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, हमने पिछली बार बिल्कुल एनडीए में थे, हमारा गठबंधन हुआ था, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि हम जब साथ आएंगे तो 25 सीटें जीत पाएंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया कि हमें जिताया। अगर 1 सीट पे उन्होंने हमें वोट दिए तो 24 सीटों पे हमारी वजह से उनके 25 विधायक बने। इसका रिएक्शन लेता हूं मैं इसका रिएक्शन लेता हूं। भारत साहब जवाब दीजिए जल्दी से। वो कह रहे हैं कि आपने कोई एहसान नहीं किया है, आपने 1 सीट पर हमारा साथ दिया, हमने राजस्थान की 24 बाकी सीटों पर आपका साथ दिया। ये इन्होंने बड़े ही अपनी खुद की तारीफ करने वाले लहजे में कहा कि इन्होंने एक दलित को जो है वो अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने दलित को पूरे देश का राष्ट्रपति बनाया, और अभी एक आदिवासी जो है महिला हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, आप 3-4 नाम गिना दीजिए ना, इतनी लंबी पुरानी पार्टी है। राष्ट्रपति में मत जाइए, प्रदेश की बात कीजिए आप।
आप जब कह रहे हो हनुमान मैं बेनीवाल आपसे की जाटों में चाहूंगा नेता है, तो हमारी पार्टी के ये 3 विधायक है, तथाकथित जिसमें से 2 ये विधायक है, हमारे तथाकथित प्रवक्ता जी को शेड्यूल कास्ट के विधायक है। फिर आप तथाकथित बोल रहे हैं, वो वाकई प्रवक्ता हैं भाई साहब, आप उनको तथाकथित बोल रहे हैं, ये आपको तथाकथित बोल रहे हैं, दोनों प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर पार्टी के। मैं तो इन्हीं की और बात को और दोहरा रहा हूं। सभी प्रवक्ता और सभी जो मेहमान हैं वो हमारे शो के लिए हमारे लिए बहुत जो है गणमान्य है। जी हेमंत जी, जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस के मेरे साथी बता रहे थे कि राजस्थान की जनता इनसे बड़ी खुश है, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि फिर ऐसा क्या भय रहा कि एन चुनावी साल के ऊपर इन्होंने छात्र संघ चुनाव को पूरे तरीके से बैन कर दिया? क्योंकि इनको पता है कि प्रदेश के छात्र, प्रदेश का युवा, बेरोजगारी, यहाँ की बहनें, बलात्कार, यहाँ के छात्र जो हैं वो पेपर लीक, इन जैसी घटनाओं की वजह से इतने त्रस्त हो चुके हैं और इन्हें पता है कि इनकी कलई खुल चुकी है और ये छात्र इनको घर बिठा देंगे छात्र संघ चुनाव के माध्यम से। और इससे पूरे राजस्थान में जो इन्होंने एक ओरा क्रिएट किया है कि ये बड़ी लोक लुभावनी योजनाएं लेके आए हैं, उससे लोग बड़े खुश हैं। ये ओरा जो है वो कहीं नहीं खत्म हो जाएगा। इस डर की वजह से, इस भय की वजह से ठीक। इन्होंने छात्र संघ चुनावों को बैन किया है। ये अपने आप में बानगी है इनके भय की और आने वाले चुनावों में ठीक जो है, रिजल्ट रहने वाला ठीक है है। उसकी। स्वर्णिम दूसरी स्वर्णिम बात, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ठीक है मैं आता हूं वापस। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए, वो आप पर भी सवाल उठा रहे हैं लगातार। देखिए, मुझे पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल जी के समर्थन में है कि छात्र संघ चुनाव हो। बाकी मुझे तो इसका विपरीत ही पता था नहीं, कि हम छात्रों अब के कोई मांग समर्थन ऐसी में भारतीय हैं, जनता पार्टी की नहीं। हाँ हम सुनिए, छात्रों के श्रीमत कोई समर्थन बात में नहीं, हैं। आप बात सुनिए, बात तो जी। सुनिए। ये कि मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ। यहाँ के छात्र और युवा तो राजस्थान की सरकार के साथ है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सरकार है राजस्थान में। फिर आपने अनुप्रति चुनाव कोचिंग बंद क्यों योजना से किए? लेकर आप के राजीव स्पष्ट गांधी बताइए, स्कॉलरशिप मुद्दा योजना की से बात लेकर करना के चाहिए। उसको हम आप रोजगार बताइए दे कि रहे हैं और उसके छात्र साथ वहाँ संघ पे चुनाव शिक्षा बंद का करने का रीजन क्या है? महत्व जो है हमने आप दिखाया बताइए, छात्र कि संघ शिक्षा चुनाव के बंद क्षेत्र करने का में किस रीजन तरह क्या से है? महत्वपूर्ण क्यों कार्य आपकी किए जा सरकार ने सकते छात्र संघ हैं। चुनाव बंद अरे किए? कम से कम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से तो एक बार कहलवा दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष जी आपके कहें, उसके बाद आप कहिएगा। भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता है, मैं तो तथाकथित भी नहीं कर रहा, मैं तो आप हो। और आप अब एक बार अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से लाइन ले लो, पहले एक बार करेंगे उस पर भी चर्चा। स्वर्णिम जी, लेकिन दूसरी स्वर्णिम चीज जी, ये है मैं कि आपसे सबको पूछना मालूम है चाहता छात्र संघ हूं, चुनाव क्यों नहीं हो आप रहे। बताइए, दूसरी कांग्रेस चीज, को क्या जो डर जब है ये छात्र संघ पूछते चुनाव हैं क्यों नहीं मेयर से करवा और रहे? कहते हैं कि इनके प्रदेश छात्र अध्यक्ष संघ दलित चुनाव हैं, बंद करवाने तो ये के भूल पीछे जाते का हैं, रीजन शायद इनको बताइए। जानकारी नहीं है पीएम को कि क्या डर है? क्यों नहीं करवा रहे हिंदुस्तान छात्र में संघ चुनाव? कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुने हुए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलित वर्ग से आते हैं। ये शायद इनको पता नहीं है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान ही एकमात्र पार्टी है जहां पे 1952 से लेकर के आज तक के जो चुनाव हुए हैं और आज तक के चुनावों में एक कांग्रेस की पार्टी लगातार चलती आई है। बदलते गए। छात्र संघ चुनाव बंद क्यों किया चौधरी सरकार जी ने? सुन लीजिए, चौधरी जी सुन किस लीजिए, चीज का भय? आप जो जब बोले थे वो नहीं CM बोल रहे थे खुद बीच में। छात्र चौधरी संघ जी चुनाव सुन से लीजिए, निकले। चौधरी जी सुन वही लीजिए, मैं सुन जवाब दे देता हूँ लीजिए। आपको। जवाब सुन लीजिए, सुनिए, आपने जो सुनिए। सवाल उठाए उन्हीं का जवाब दे सबसे बड़ी जो घटना, अशोक गहलोत खुद छात्र संघ चुनाव की पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं, तो आप बताइए छात्र संघ चुनाव बंद करने का रीजन बताइए। क्यों बंद किया सरकार ने छात्र हाँ संघ चुनाव? रीजन है उसका, कानून बताइए क्या रीजन व्यवस्था। है? सुन तो लीजिए ना, ये आप ही बताएंगे। हाँ बताइए। सुनिए, कानून व्यवस्था तार तार करने में छात्र संघ चुनावों में जो बाहर से छात्र बुला करके आए, जोधपुर में जो घटना हुई छात्र संघ चुनाव में, एबीवीपी के प्रत्याशी ने प्रचार में जो बाहर से लोग बुलाए, गैंग रेप की घटना में वो शामिल पाए गए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ये तो जवाब नहीं हुआ। स्वर्णिम जी, ये तो जवाब नहीं हुआ। स्वर्णिम जी, ये तो जवाब नहीं हुआ। कानून व्यवस्था आपका मसला है, कानून व्यवस्था आपका मसला, आप सरकार में है। स्वर्णिम जी, स्वर्णिम जी, तो फिर आप कुछ भी कर जी, एक एक करके प्रदेश का छात्र संघ बलात्कार करता है। इन्होंने सीधा सीधा छात्रों पे आरोप लगाया कि इस प्रदेश के छात्र है जो बलात्कार करता है, इसलिए इन्होंने इनकी सरकार ने चुनाव बंद करवा दिए। कितना बड़ा आरोप है ये? मैंने आरोप नहीं लगाया, आरोप तो पीड़िता ने लगाया और पीड़िता ने लगाया और वो जेल में बंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र संघ चुनाव में, चलिए ठीक है, मैं आता हूँ एक एक करके, मैं आता हूँ एक एक करके, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, आ रहा हूँ आशुतोष जी, जी क्या कहना चाह रहे हैं सर? आ रहा हूं उस पे। आज डिबेट इस पर नहीं कर रहे हैं कि छात्र क्या है। मैं खुद यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र हूं, अभी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूं जी। आप ये क्या मुद्दे पर आते हैं, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष जी, एक मिनट में आ रहा हूं सर, आ रहा हूं एक एक करके सर, मैं आ रहा हूं, ऐसे नहीं चलेगा, मैं आ रहा हूं। आशुतोष जी, सुनिए सर, स्वर्णिम जी, आशुतोष जी, आप अभी कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। हनुमान बेनीवाल क्या चुनौती है बीजेपी कांग्रेस के सामने और कैसे इससे निपटा जाएगा? बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ क्या चिंता है हनुमान बेनीवाल को लेकर के? उनका बढ़ता जिस तरीके से कुनबा है।
बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, अगर हनुमान बेनीवाल जी के साथ लोग जुड़ते हैं, जिस तरह की आपने भी शुरुआत में जिक्र किया कि एक समय वो सचिन पायलट के साथ में चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी चुनाव साथ में लड़ने का ऑफर किया, वो कांग्रेस में भी जाना चाह रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कुछ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उन सब में वो सफल नहीं हुए। ऐसे में हनुमान बेनीवाल जी के सामने एक रास्ता बचता है, वो ये है कि वो देश के, इस प्रदेश के युवाओं को अपने साथ जोड़ करके, उनको लग रहा है कि हम अब युवाओं को अपने साथ जोड़ करके कुछ ऐसी सीटों का मैजिक राजस्थान के अंदर क्रिएट कर पाए, कुछ एक सम्मानजनक इस सीटें जीत पाए, जिससे कि उनकी प्रासंगिकता राजस्थान की राजनीति में बरकरार रहे। क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी अकेले कुल मिलाकर के जितनी सीटों की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह कल उनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि वो 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो स्थिति कम से कम अभी नहीं लग रही है। इसलिए उनको अपना कुनबा निश्चित तौर पर बढ़ाना होगा। अब वो बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो शायद नहीं है, लेकिन यहां इन दोनों राजनीतिक दलों से अगर वो कुछ बड़े लोगों को, बड़े नामों को जोड़ करके अपने साथ जोड़ते हैं, तो शायद उनका यह मंसूबा पूरा हो सकता है। हेमंत जी, चौधरी जी जवाब दीजिए, क्या इसलिए सचिन पायलट और सबको निशाने पर लिया जा रहा है, युवाओं का साथ मिल सके? देखिए, युवाओं का साथ ऑलरेडी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में है। पिछली बार हमने 57 सीटों पे चुनाव लड़ा और मात्र 29 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना हुई। एक महीने के अंदर अंदर हमने 57 सीटों पे चुनाव लड़े और तकरीबन 10 लाख वोट हमने लिए। 3 विधायक हमारे मणे और 7-8 सीटों पे हम सेकंड रहे और 10 से 15 सीटों पे हमारा मतलब 30 से 40 हजार वोट लिए। हमने हर जगह मारवाड़, मेवाड़, सिक्योरिटी बेल्ट, चाहे जयपुर हो, पूरे हर संभाग के अंदर हमने वोट लिए। उसके बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हमने पंचायत समिति के चुनाव हर एक जिले में लड़े और हमने पालिका के चेयरमैन भी बनाए। उसके बाद में हमने युवाओं का साथ कैसे मिलेगा आपको? छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर ही मिलेगा या बाकी युवाओं के मुद्दों को भी फिर उठाना चाहिए? युवाओं के अगर मुद्दों की कोई बात करते हैं तो हमने आज भी, नेताजी ने आज बोला था बेरोजगारी के मुद्दे पे, हमेशा हम बेरोजगारों की भी बात करते हैं। हम युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की हर एक मुद्दा उठाते हैं। बारट साहब, चिंता की बात है क्या कि चिंता की बात है आपके लिए जो ताकत बन करके उभर रहे हैं हनुमान बेनीवाल? पिछली बार भी आपने कल्पना नहीं की होगी कि विधानसभा चुनाव में इतनी सीटें आ जाएंगी आरएलपी की, और इस बार तो हनुमान बेनीवाल ने आपने उनका बयान सुना होगा, आपने कहा कि सीरियसली नहीं लेते। वो अलग बात है, आपका मसला है पॉलिटिकल, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हनुमान बेनीवाल की जितनी सीटें आई पिछली बार, उसकी कल्पना तो नहीं की थी किसी ने, आप लोगों ने भी नहीं की थी। उपचुनाव देखिए हेमंत जी, उपचुनाव देखिए, बीजेपी की क्या स्थिति थी उपचुनाव के अंदर। आप नगर की बात कीजिए, भारत साहब जी, दरियावीर के अंदर क्या स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की? जी भारत साहब बोलिए। हेमंत जी, हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो निरंतर पूरे 5 साल से विपक्ष की सुदृढ़ भूमिका के अंदर रही है और हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर हमने कांग्रेस की नीतियों का, जहां जहां सरकार फेल हुई, उसका बड़ी मजबूती से विरोध किया है। और हमें हमारे संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर और राजस्थान की जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। और जिस प्रकार से परिवर्तन यात्राएं, देखिए आप, राजस्थान चारों पक्षों से निकल रही है और उनको जिस प्रकार का छोटी सी टिप्पणी, स्वर्णिम जी, बिल्कुल समय नहीं, स्वर्णिम जी बिल्कुल एक लाइन में। देखिए, आने वाला चुनाव जो है, अगर चुनाव की बात करें तो सीधी सीधी बात है, जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे और जनता का जो हमने लाभ दिया, जनता को लाभान्वित किया इन योजनाओं के माध्यम से, छात्रों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, सबको अपनी योजनाओं के माध्यम से आपको इस बात की उम्मीद है। लेकिन हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की ताकत यह है कि हर बार लहर हो जाती थी, इस बार चुनाव नजदीक आ गया लेकिन कोई लहर नहीं है कहीं भी किसी के पक्ष में। आज हमने जनता से सवाल पूछा, पायलट वसुंधरा पर तंज, हनुमान बेनीवाल का क्या बड़ा चुनावी प्लान है, तो 86% लोगों ने कहा कि हाँ है, सिर्फ 14% लोगों ने ही इस बात से इनकार किया कि ऐसी कोई बात है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से दहाड़ रहे हैं, जिस तरीके से विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, उनको उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में आरएलपी कुछ और ज्यादा बढ़ चढ़ करके करेंगी। देखना होगा कि आखिरकार उनके इन चुनावी आरोपों प्रत्यारोपों का जनता पर कितना असर होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।